दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ, जिस किसी भी प्रश्न का राइट आंसर आपको पता है तो वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। लास्ट में बताइए टोटल आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने में से। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा, सिंधु घाटी सभ्यता में कपास का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पाया गया। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हड़प्पा। हड़प्पा में पाया गया। हड़प्पा में कपास के अवशेष मिले। यूनानी इसे क्या कहते थे, तो यूनानी इसे जो कहते थे वह सिंदोन कहते थे। कपास को यूनानी जो कहते थे वह सिंदोन कहते थे। यह आप पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं या किस अनुच्छेद से संबंधित है। राज्यपाल जो है वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं या किस अनुच्छेद से संबंधित है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 156 में बताया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, किस पदार्थ में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। आपसे पूछा है किस पदार्थ में ध्वनि की गति जो है वह सर्वाधिक होती है, ठोस में, द्रव में, गैस में या निर्वात में। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, ठोस में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहां किया था। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहां किया था, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की सरकार की घोषणा की गई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहां पर आजाद हिंद फौज का गठन किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा जो है वह किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है वह मैकमोहन रेखा। अगर बात करें रेड क्लिप रेखा की, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है वह रेड क्लिप रेखा है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा जो दिया है ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। प्रारंभिक अध्यक्ष जो थे या स्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। बाद में ये स्थायी अध्यक्ष चुने गए। संविधान निर्माण की जो अवधि थी वह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन थे, 18 दिन लगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है आपसे। तो अगला प्रश्न पूछा, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। यहीं अगर आपसे पूछ लेता कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो बिहार का शोक जो कहते हैं वह कहते हैं कोसी नदी को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम आयु के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम आयु के अध्यक्ष कौन थे। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद मात्र 35 वर्ष की उम्र में अध्यक्ष बने। इन्होंने 1923 में विशेष अधिवेशन दिल्ली में इसकी अध्यक्षता की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की। ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुई वो 1828 में हुई। किसने की, तो राजा राममोहन राय ने की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, 1828 में राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा, 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कहां पारित हुआ था। 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कहां पारित हुआ था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, लाहौर अधिवेशन में। 31 दिसंबर 1929 को रावी तट पर झंडा फहराया गया। 26 जनवरी को स्वराज दिवस मनाया गया। बाद में यही तिथि भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में चुनी गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन देश से ली गई है एकल नागरिकता की अवधारणा। भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से एकल नागरिकता की व्यवस्था अपनाई गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत में राजनीति के निदेशक तत्व कहां से लिए गए हैं। भारत में राजनीति के निदेशक तत्व कहां लिए गए, जो कि संविधान में 36 से 51 अनुच्छेद के बीच में है। तो यह जो लिया गया है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरलैंड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है, 1857 की क्रांति का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। 1857 की क्रांति का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो 1857 की क्रांति का अंतिम मुगल सम्राट जो था वो था
बहादुर शाह जफर जो थे वो 1857 की क्रांति के अंतिम मुगल सम्राट थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, यह आपसे पूछा है। सरल क्वेश्चन है, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और कम से कम आपके 30 में से 28 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए। अगर 28 क्वेश्चन आपके सही हैं तो प्रैक्टिस आपका अच्छा है। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है लोकसभा में धन विधेयक किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में धन विधेयक किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा, चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुशंसा से ही आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ? भारत में जीएसटी जो है वह किस संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ? चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 101वां संविधान संशोधन। 1 जुलाई 2017 को 17 से जीएसटी लागू हुआ, जिससे अप्रत्यक्ष करों का एकीकरण हुआ। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस भारतीय क्रांतिकारी को प्रथम शहीद कहा जाता है? किस भारतीय क्रांतिकारी को प्रथम शहीद कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, मंगल पांडे को। 1857 की क्रांति में मंगल पांडे ने विद्रोह कर ब्रिटिश सिपाही पर गोली चलाई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस राज्य को भारत का धान कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को भारत का धान कटोरा कहा जाता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य को भारत का धान कटोरा कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है हैली नेशनल पार्क है। वर्तमान समय में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न में ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हैली नेशनल पार्क के नाम से बना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा भारत में पहली बार वित्तीय आपातकाल कब लगाया गया? भारत में पहली बार वित्तीय आपातकाल कब लगाया गया, यह आपसे पूछा है। आपके ऑप्शन है 1975, 1962, 1991 या कभी नहीं। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कभी नहीं। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है, परंतु इसे आज तक लागू नहीं किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो बेंगलुरु। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, या कर्नाटक की राजधानी हो जाती है। और बेंगलुरु को एक पॉइंट और याद रखिएगा, बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। इसरो जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो स्थित है वह जो स्थित है कर्नाटक में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलुरु है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसका महत्व गंगा के समान है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न तो इंपॉर्टेंट हो जाता है और राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। इस या क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 की गई? किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन। कब हुआ? तो यह हुआ 1989 में। 1989 में यह संविधान संशोधन हुआ। इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे। यह 61वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई मतदान की आयु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है भारत में किस संशोधन द्वारा नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? भारत में किस संशोधन द्वारा नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 74वां संशोधन के तहत। 74वां संशोधन कब हुआ? तो 1992 में हुआ। यह भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो हिंद स्वराज पुस्तक जो लिखी है वह महात्मा गांधी ने लिखी है, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है, या 1909 में लिखी गई। स्वराज और पश्चिमी सभ्यता की आलोचना है इसमें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 में।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, चलिए राइट आंसर आप लोग लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोथल को। गुजरात स्थित लोथल में गोदी का साक्ष्य या डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है। डॉकयार्ड जो कहते हैं वह बंदरगाह को कहते हैं। सिंधु घाटी की व्यापार व्यवस्था इस पर केंद्रित था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत में संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? भारत में संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान जो अर्ध कठोर और अर्ध लचीला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो उस समय वायसराय थे 1942 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। महात्मा गांधी ने इसी समय करो या मरो का नारा दिया था। तो ये रहे टॉप 30 जी के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? उस राज्य के बारे में और भी जो भी इंपॉर्टेंट जानते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब।